मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाउ इन द जैसे भी आपने प्रीवियस लेक्चर्स में हमारे फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। सो आई होप यू अंडरस्टूड वेल। फर्स्ट चैप्टर भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और सेकंड चैप्टर भी। ठीक है, अब हम अभी नेक्स्ट जो है तुम्हारा चैप्टर नंबर 3 है, डेट इज़ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ओके, अब सबसे पहले क्या दिया हुआ है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आई हेल्प्ड माई फ्रेंड। अब यहाँ पे आपको जैसे पता है कि आई हेल्प्ड माई फ्रेंड, यानी कि ये जो पहला सेंटेंस क्या होगा, ये एक एक्टिव वॉइस है। ठीक है, एक्टिव वॉइस यानी क्या शो करता है, वो एक एक्शन शो करता है डेट इज़ डन बाय द सब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे हम उसको पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसे आप 7th में पढ़ चुके हो और 6th में भी उसके रूल्स। तो अब जैसे आई क्या हो गया, यहाँ पे आई जो हो गया है वो यहाँ पे एक सब्जेक्ट हो गया है। ठीक है, और माय फ्रेंड यहाँ पे क्या हो गया है, एक ऑब्जेक्ट हो गया है, और हेल्प्ड क्या हो गया, ये वर्ब हो गया है। ठीक है, तो अब हम इनको इंटरचेंज करेंगे। तो माय फ्रेंड को पहले लिखेंगे, जो ऑब्जेक्ट था उसको हम न्यू सब्जेक्ट बना देंगे। हेल्प्ड दिया हुआ है जो कि एक पास्ट टेंस में दिया हुआ है और सेकंड फॉर्म में दिया है, तो यानी कि तो उसको थर्ड फॉर्म में हम चेंज करेंगे। तो पहले माय फ्रेंड है, पास्ट टेंस है, तो और ये एक फ्रेंड के बारे में बता रहे हैं, सिंगुलर है तो इसलिए वॉस लगाएंगे, और हेल्प्ड का थर्ड फॉर्म तो हेल्प्ड ही रहेगा। और फिर बाद में हम प्रीपोजिशन लगाएंगे प्रीपोजिशन लगाएंगे बाय, और लास्ट में आई का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। समझ में आया, यानी कि जो सब्जेक्ट था उसको हम न्यू ऑब्जेक्ट बना देंगे। वैसे ही सेकंड एग्जांपल दिया है, तनु सॉ अ क्रोकोडाइल। तनु ने क्या देखा है, क्रोकोडाइल देखा एक। तो तनु हो गया सब्जेक्ट, सॉ हो गया वर्ब, और अ क्रोकोडाइल हो गया ऑब्जेक्ट। तो अ क्रोकोडाइल पहले आ जाएगा, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है उसको हम न्यू सब्जेक्ट बना देंगे, तो अ क्रोकोडाइल पहले हो जाएगा। सॉ यानी पास्ट टेंस में हो गया है, और क्रोकोडाइल एक सिंगुलर फॉर्म, यानी एक चीज़, एक वस्तु है, एक चीज़ है ये, तो एक यानी कि तो इसको क्या हो जाएगा, ये एक वस्तु है, तो इसको हम सिंगुलर फॉर्म में करेंगे तो वॉस आ जाएगा, और सॉ का थर्ड फॉर्म हो जाएगा सीन। तो सीन बाय प्रीपोजिशन लगाएंगे, और तनु जो है इसको लास्ट में लिख देंगे। ठीक है, तो तनु क्या हो गया, जो सब्जेक्ट था वो न्यू ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, समझ में आया आपको कैसे सेंटेंसेस को हमने इंटरचेंज किया है, यानी कि जो एक्टिव था उसको पैसिव में कैसे बनाया है। सो इन द अबव पेयर ऑफ सेंटेंसेस, द फर्स्ट सेंटेंस इज इन द एक्टिव वॉइस व्हाइल द अदर इज इन पैसिव वॉइस, यानी जो मैंने आपको समझाया वही यहाँ पे बोला है। नेक्स्ट है वर्ब। अ वर्ब इज़ अ वर्ड यूज टू टेल समथिंग अबाउट पर्सन और थिंग, यानी कि एक वर्ब वैसे तो बेसिकली एक एक्शन वर्ड होता है, पर वो क्या बताता है, वो हमें किसी एक वस्तु या किसी चीज़ के बारे में बताता है, एक पर्सन या किसी चीज़ के बारे में। ठीक है, जैसे एग्जांपल्स है, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग। तो चिल्ड्रन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्लेइंग कर रहे हैं। ठीक है, तो वर्ब क्या रहे हैं, खेल रहे हैं, तो आर प्लेइंग हो गया वर्ब, और चिल्ड्रन हो गया सब्जेक्ट। अब नेक्स्ट है द क्लॉक स्ट्रक 5, यानी कि अभी कितना हुआ है, तो अभी क्लॉक में यानी कि जस्ट अभी 5 बज रहे हैं, तो स्ट्रक यहाँ पे हो गया वर्ब। समझ में आया आपको। अब यहाँ पे आपको रिमेंबर दिया हुआ है कि आपको यानी कि आपको याद क्या रखना है कि जब भी ट्रांसिटिव वर्ब कैन बी यूज्ड इन द पैसिव वॉइस, यानी कि ट्रांसिटिव वर्ब जो है उसको हम हमेशा मतलब कि यूज़ कहाँ करते हैं, पैसिव वॉइस के लिए। क्यों, बिकॉज एन इंट्रांसिटिव वर्ब हैज़ नो ऑब्जेक्ट। जैसे आपको पता है कि ट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है, जो कि एक मीनिंगफुल सेंस यानी कि कंप्लीट सेंटेंस बनाता है, और वही एक इंट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है कि जो एक कंप्लीट सेंस या कंप्लीट सेंटेंस नहीं बनाता है। और इंट्रांसिटिव वर्ब में हमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है, इसलिए हमें ऑब्जेक्ट को ऐड करना होता है, इसलिए हम हमेशा पैसिव वॉइस क्या होता है, ट्रांसिटिव वर्ब में ही यूज़ करते हैं। सो वी यूज़ ओनली ट्रांसिटिव वर्ब टू चेंज टू पैसिव वॉइस। समझ में आया, इसलिए हम ट्रांसिटिव वर्ब को ही किस में चेंज करते हैं, पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। और इंट्रांसिटिव वर्ब कैन नॉट बी चेंज टू पैसिव वॉइस, और इंट्रांसिटिव कभी भी हम पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते। समझ में आया अभी आपको। तो अभी
मैं आप यहाँ पे आप नेक्स्ट हम अभी बहुत डिटेल में पढ़ेंगे व्हाट डू यू मीन बाय द वॉइस एंड व्हाट डू यू मीन बाय द एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो मैं अभी आपको एक वीडियो दिखाऊंगी जिससे आपको और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक वीडियो दिखाऊँ जिससे आपको और अच्छी से डिटेल में नॉलेज हो जाए इसकी। ठीक है, तो अभी हम वीडियो देखते हैं। क्या है? So voice indicates whether a subject acts or is acted upon. तो यहाँ हम दो तरह की सेंटेंसेस की बातें करेंगे। एक वो जहाँ पे सब्जेक्ट एक्ट करता है, दैट मीन्स द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस is doing the action. जो सब्जेक्ट है वही काम कर रहा है, so that will be our first category of sentence. और दूसरी कैटेगरी वो होगी जहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो डायरेक्टली कुछ काम नहीं कर रहा है लेकिन उसके ऊपर कुछ काम हो रहा है, राइट? तो एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, जैसे दे ईट एप्पल्स। तो अगर आप इस सेंटेंस को देखें तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? दे। और इस सेंटेंस में काम कौन कर रहा है? एक्शन कौन कर रहा है? एक्शन क्या है यहाँ पे? क्या है काम इस सेंटेंस में? यहाँ पे काम इज खाना, तो खा कौन रहा है? दे, राइट? सो दे यहाँ पे सब्जेक्ट है और दे यहाँ पे डूअर भी है, दैट मीन्स यहाँ पे इस सेंटेंस में द सब्जेक्ट एक्ट्स। तो बेसिकली ये जो सेंटेंस है ये हमारा इस कैटेगरी 1 का एक एग्जांपल है। ये उस तरह का सेंटेंस है जहां पे सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द एक्शन, सब्जेक्ट ही एक्ट कर रहा है, राइट? इसके अलावा अगर आप इस सेंटेंस को पढ़े तो यहाँ पे सारा फोकस दे पे है, मतलब वे एप्पल्स खाए, मतलब एप्पल्स किसने खाए? उन्होंने खाए, वे एप्पल्स खाए। सो सारा फोकस दे पे है, ठीक है। अब इसी सेंटेंस को हम एक दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे कि एप्पल्स आर ईटन बाय देम। अब अगर आप सिर्फ मीनिंग की बात करें तो दोनों सेंटेंस का मीनिंग वही है, लेकिन हमने इसको दो तरीके से प्रेजेंट किया है। सेकंड तरीके में क्या है कि ज्यादा फोकस एप्पल्स पे है। हम ये बोलना चाह रहे हैं कि उन्होंने एप्पल्स खाए, मतलब एप्पल्स ही वो चीज है जो उन्होंने खाए। उन्होंने मैंगोज या ग्रेप्स या कुछ और नहीं खाया, उन्होंने एप्पल्स ही खाया। तो सारा फोकस इस सेंटेंस का एप्पल्स पे है, राइट? तो बेसिकली इस सेंटेंस में अगर आप देखें सेकंड सेंटेंस पे, यहाँ पे एप्पल्स जो है वो आपके सब्जेक्ट की जगह आ रहा है, लेकिन क्या एप्पल्स कुछ काम कर रहा है? एप्पल्स कुछ एक्शन कर रहा है? नहीं, एप्पल्स खा नहीं रहा है। एप्पल्स खुद को खा रहा है क्या? नहीं। तो एप्पल्स कुछ काम नहीं कर रहा है, तो एप्पल्स do not represent the doer of the action. एप्पल जो है वो काम नहीं कर रहा है, लेकिन एप्पल के ऊपर कुछ काम हो रहा है, तो मतलब एप्पल को कोई और खा रहा है, राइट? तो इसका मतलब इस केस में द सब्जेक्ट इज एक्टेड अपॉन। तो ये जो दो कैटेगरी के सेंटेंसेस हैं, मीनिंग वाइज वो सेम चीज है, लेकिन जो सेंटेंसेस हमने फ्रेम किए हैं वो इस तरह से किए हैं कि पहले सेंटेंस पे सारा फोकस सब्जेक्ट पे है और दूसरे सेंटेंस पे जो है, पहले सेंटेंस का एप्पल्स क्या है? एप्पल्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, दे यहाँ पे सब्जेक्ट है। अगली सेंटेंस पे हमने सारा फोकस पहले सेंटेंस के ऑब्जेक्ट पे डाल दिया है, राइट? ज्यादा इंपॉर्टेंस हम एप्पल्स को दे रहे हैं जो कि पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट था, राइट? तो यही फर्क है इन दोनों सेंटेंसेस में। तो जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे द गर्ल प्लेज फुटबॉल। तो इस केस में ज्यादा फोकस जो है वो गर्ल पे है। गर्ल हमारी सेंटेंस का सब्जेक्ट भी है और गर्ल जो है वो एक्ट भी कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे गर्ल ही जो है वो प्ले कर रही है और प्ले करना यहाँ पे एक्शन है, तो प्ले गर्ल कर रही है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वही एक्शन कर रहा है। तो ये भी हमारा पहली कैटेगरी के सेंटेंस में आता है जहाँ पे सब्जेक्ट एक्ट्स। और इसी को हम दूसरी तरीके से लिख सकते हैं जिसपे हम गर्ल पे ज्यादा फोकस ना करके हम फुटबॉल पे ज्यादा फोकस करेंगे, कुछ ऐसे, फुटबॉल इज प्लेड बाय द गर्ल। इसका मतलब फुटबॉल ही है जो वो ये लड़की खेलती है, फुटबॉल के अलावा कुछ और नहीं है। तो ज्यादा फोकस यहाँ फुटबॉल पे है, गर्ल से ज्यादा फोकस फुटबॉल पे है। तो फुटबॉल क्या है हमारा? फुटबॉल हमारे पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। तो यानी कि पहला जो हमारा सेंटेंस है इसमें हम ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं सब्जेक्ट को, और जो दूसरा सेंटेंस है उसमें हम ज्यादा फोकस दे रहे हैं ऑब्जेक्ट को। तो बेसिकली दोनों सेंटेंस का मीनिंग वही है, मीनिंग को सेम रखते हुए हमने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज कर दिया है, तो हम ऐसा भी कह सकते हैं, राइट? तो अब इन्हीं एग्जाम्पल्स के थ्रू अब हम ये देखेंगे कि इस पूरे लेसन में हम ये दो तरह की सेंटेंसेस की बातें करेंगे। तो जो ये पहले कैटेगरी का सेंटेंस होगा जहां पे जो सब्जेक्ट है वही एक्शन कर रहा है, उसको हम कहेंगे एक्टिव वॉइस।
और ये जो दूसरी कैटेगरी का सेंटेंस है जहां पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो एक्ट नहीं कर रहा है, उसके ऊपर कुछ एक्शन हो रहा है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि इस दूसरे कैटेगरी के सेंटेंस पे हम ऑब्जेक्ट को ज्यादा फोकस कर रहे हैं, मतलब पहले सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट था उस पे हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम कहेंगे पैसिव वॉइस। तो इसको जानते हुए अब जल्दी से देखते हैं कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होता है। तो एक्टिव वॉइस क्या है? अ वर्ब इज इन एक्टिव वॉइस इफ द पर्सन डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट डज समथिंग। इसका मतलब एक्टिव वॉइस की हम जब भी बात करेंगे आपको बस सिंपल सा ये टैगलाइन याद रखना है कि सब्जेक्ट डज समथिंग। जब भी सब्जेक्ट काम कर रहा है, सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है, तो वो हमारा एक्टिव वॉइस है। लेकिन जब a verb is in passive voice if something is done to the person denoted by the subject, लेकिन अगर हम कोई ऐसे सेंटेंस को इस तरह से लिखते हैं कि जो सब्जेक्ट की जगह पे है वो कुछ कर नहीं रहा है बल्कि उसके ऊपर कुछ काम हो रहा है, तो वो पैसिव वॉइस है। एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, द टीचर राइट्स अ पोएम। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? द टीचर, ठीक है, और यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है? पोएम। तो इस केस में काम कौन कर रहा है? Who is doing something? The teacher, क्योंकि यहाँ काम क्या है? लिखना। और लिख कौन रहा है? पोएम तो लिख नहीं रहा है, टीचर लिख रहा है, राइट? सो द टीचर इज डूइंग समथिंग, सो द सब्जेक्ट डज समथिंग। तो ये जो सेंटेंस है ये आपका एक्टिव वॉइस में है। लेकिन इसी को अगर हम इस तरह से लिखें कि अ पोएम इज रिटन बाय द टीचर, तो इसमें क्या कर रहे हैं हम? सब्जेक्ट की जगह पे हमने क्या लिख रखा है? पोएम। पोएम से स्टार्ट हो रही है हमारी सेंटेंस, लेकिन क्या पोएम कुछ काम कर रहा है? नहीं, पोएम के ऊपर कुछ काम हो रहा है, और वो काम कर कौन रहा है? टीचर, राइट? तो जो सेकंड सेंटेंस है वो हमारा पैसिव वॉइस है। तो बेसिकली होता कुछ यूं है कि एक्टिव वॉइस पे हम हमेशा सब्जेक्ट पे फोकस करते हैं, और उसी एक्टिव वॉइस को जब हम पैसिव में चेंज करते हैं तो हम ज्यादा फोकस ऑब्जेक्ट पे देते हैं। जैसे इस केस में अगर हम पहले सेंटेंस में देखें तो पोएम हमारा ऑब्जेक्ट था, लेकिन दूसरे सेंटेंस में हमने ज्यादा फोकस पोएम पे दिया है कि ये पोएम जो है ये किसने लिखा है? ये टीचर ने लिखा है। तो किसने लिखा है वो कम इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये पोएम जो है, एक पोएम जो है वो टीचर ने लिखा है, तो पोएम को हम ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो हमेशा ऐसे ही होता है कि एक्टिव वॉइस में दो चीजें हैं। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट डज समथिंग, तो ज्यादा इंपॉर्टेंस हम सब्जेक्ट को देते हैं कि भाई टीचर ने पोएम लिखा, टीचर इज मोर इंपॉर्टेंट। पैसिव वॉइस में हम ऑब्जेक्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। जैसे कि पहला जो सेंटेंस था उसमें पोएम हमारा ऑब्जेक्ट था, तो अब हम पोएम को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, पोएम टीचर ने लिखा, तो पोएम पे ज्यादा फोकस है। और इस केस में हम पोएम को सब्जेक्ट की तरह लिखते हैं, लेकिन पोएम जो है वो कुछ काम नहीं करता है, क्योंकि पोएम लिख नहीं रहा है, लिख अभी भी टीचर ही रहा है। एक सिंपल सा तरीका जिससे आप किसी भी सेंटेंस को देख के ये समझ सकते हैं कि वो एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है। जब कभी भी आपका सेंटेंस इस फॉर्मेट का हो जहां पे द सब्जेक्ट डज समथिंग, तो वो होगा एक्टिव वॉइस। जब कभी भी आपका सेंटेंस इस फॉर्मेट में हो कि समथिंग इज डन बाय द सब्जेक्ट, जैसे कि पोएम इज रिटन बाय द टीचर, तो वो आपका पैसिव वॉइस में होगा। तो एक एग्जांपल और लेते हैं, द कैट किल्ड द माउस। इस केस में सब्जेक्ट क्या है? कैट, और माउस यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे काम कौन कर रहा है? कैट, क्योंकि काम क्या है यहाँ पे? किलिंग। किल कौन कर रहा है? कैट। तो सब्जेक्ट डज समथिंग, तो ये आपका एक्टिव वॉइस में है, यहाँ पे सारा फोकस सब्जेक्ट के ऊपर है। लेकिन इसी को अगर हम ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को इंटरचेंज कर दें और इसको ऐसे लिखें कि द माउस वॉज किल्ड बाय द कैट, इस केस में हम फोकस किस पे डाल रहे हैं? माउस पे। सारा फोकस अब माउस पे है कि माउस जो है वो कैट के द्वारा मारा गया, तो वो माउस ही मारा गया, कुछ और नहीं। तो इस पे हम ज्यादा फोकस किसको दे रहे हैं? ज्यादा फोकस हम माउस को दे रहे हैं, जो कि हमारे पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट था। तो ऑब्जेक्ट को हम ज्यादा फोकस दे रहे हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं कि इस सेंटेंस में, सेकेंड सेंटेंस में जो सब्जेक्ट की तरह आ रहा है वो क्या है? माउस। और माउस कुछ काम कर रहा है? नहीं, माउस तो कुछ नहीं कर रहा है, बल्कि माउस के ऊपर काम हो रहा है, माउस को मार दिया जा रहा है, राइट? तो ये हमारा हो गया पैसिव वॉइस। तो बेसिकली जब हम एक्टिव और पैसिव वॉइस की बात करेंगे, एक्टिव वॉइस में क्या है कि सब्जेक्ट डज समथिंग, ज्यादा फोकस हम सब्जेक्ट पे डालते हैं। पैसिव वॉइस में क्या है? समथिंग इज डन बाय द सब्जेक्ट, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट था पहला सेंटेंस का, उस ऑब्जेक्ट पे हम ज्यादा फोकस करते हैं पैसिव वॉइस में।
ओके, सो स्टूडेंट्स, अभी आपने पढ़ा होगा पहले कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ठीक है। तो अभी जो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो तुम्हारा वो है कि व्हेन एक्टिव वॉइस हैज़ टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। यानी कि जब एक्टिव वॉइस में कैसे दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं। आप कैसे होते हैं, जैसे कि अभी मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। जैसे यहाँ पे ये दो शब्द दिए हैं, जैसे कि किसको, ये एक ऑब्जेक्ट होता है और क्या, ये एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। यानी कि ये दो शब्द को जोड़कर चेक कीजिए कि आंसर जो कुछ भी आता है वो ऑब्जेक्ट ही होता है। चलिए ट्राई करते हैं। जैसे अभी हम एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले क्या इसका एग्जांपल है कि द टीचर आस्क्ड हर अ क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या बोला है कि जो अध्यापक है वो जो है उससे, हर क्या हो गया, उससे, तो यानी कि अध्यापक ने उससे एक क्वेश्चन पूछा, ठीक है। अब हम इसको कैसे बनाएंगे, किसको और ऑब्जेक्ट होता है और क्या भी एक ऑब्जेक्ट ही होता है। अब हम एक एक्टिव वॉइस, ये एक क्या है, ये एक्टिव सेंटेंस है, ठीक है। अब इस एक्टिव सेंटेंस में हम ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढेंगे, तो जैसे कि सबसे पहले हम ऐसे ढूंढेंगे कि अध्यापक ने किसको एक प्रश्न पूछा। अध्यापक ने किसको एक प्रश्न पूछा, तो किसको पूछा, यानी कि हर, उसे पूछा, तो ये क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो अब दूसरा ये होगा कि अध्यापक ने उससे क्या पूछा। अध्यापक ने उससे क्या पूछा, तो उससे एक क्वेश्चन पूछा, तो ये भी एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि तो इस तरीके से सेंटेंसेस में दो ऑब्जेक्ट दिए होते हैं, ठीक है। जैसे आप देख रहे हो कि एक्टिव वॉइस का एक सेंटेंस है, तो एक्टिव वॉइस में दो ऐसे ऑब्जेक्ट दिए होते हैं। एक होता है ये यानी कि हर, तो ये भी एक ऑब्जेक्ट है, और यानी कि किसको, तो अध्यापक ने किसको पूछा, हर, उससे पूछा, तो ये एक ऑब्जेक्ट हो गया। दूसरा ऑब्जेक्ट क्या हो गया कि अध्यापक ने क्या पूछा, तो ये भी एक ऑब्जेक्ट हो गया, अ क्वेश्चन एक ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो अगर मतलब कि इसमें ये होता है कि अगर हमें क्वेश्चन को जैसे अभी नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि अभी कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें से जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे, शायद आपको दिख रहा हो क्लियरली। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है आपको, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट किस प्रकार के होते हैं, ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब जो डायरेक्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, निर्जीव कहते हैं हिंदी में, और जो इनडायरेक्ट होता है उसे हम कहते हैं सजीव, ठीक है। अब जो इनडायरेक्ट होता है ये एक होता है, इट इज़ यूज फॉर द लिविंग थिंग्स। किसके लिए यूज़ किया जाता है, लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ किया जाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, और जो डायरेक्ट होता है उसको हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। समझ में आया आपको। अब जैसे कि अभी यहाँ पे आप देख रहे हो, तो जैसे ये एक सेंटेंस यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि हर है, ठीक है। तो जैसे भी हम एक्टिव से पैसिव में कैसे बनाते हैं, जैसे देखिए एक्टिव से पैसिव हम कैसे बनाते हैं कि इसके टोटल 4 रूल्स होते हैं। कितने रूल्स होते हैं, 4 रूल्स होते हैं मेन, जो हम एक्टिव से पैसिव में बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को हम क्या लेते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो सब्जेक्ट की जगह रखना होता है, ठीक है। सेकंड होता है हेल्पिंग वर्ब, यानी कि हम क्या चेंज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को यानी लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तीसरा जो होता है कि हम क्या करते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। अगर सेकंड फॉर्म दिया है तो उसको हम क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, ओके। अब लास्ट में क्या होता है कि जो सब्जेक्ट होते हैं, यानी कि जो एक प्रीपोजिशन, यानी कि जो भी एक एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन होगा उसको हम ऑब्जेक्ट की जगह रख देंगे, ठीक है। तो ये होते हैं 4 रूल्स होते हैं जो हम एक्टिव से पैसिव में बनाते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि द टीचर आस्क्ड हर अ क्वेश्चन। अब यहाँ पे हर जो क्या हो गया है, हर यहाँ पे क्या हो गया है, हर एक जो है वो लिविंग थिंग के बारे में बता रहे हैं, यानी कि उसे क्या हो गया, ये एक सजीव हो गया है, यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया है, ठीक है। यानी कि इंसान के बारे में बता रहा है, ये किसके बारे में, इंसान के बारे में बता रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, ये एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और जो अ क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा, निर्जीव हो जाएगा, यानी कि जो एक वस्तु या किसी चीज़ के बारे में बता रहा है तो ये हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और हर जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा।
समझ में आया? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको हर है उसको हम पहले करेंगे, ठीक है। अब जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, जैसे ये हर यही रह जाएगा, ये जो हर है उसको हम यही रह जाएगा, पर इसके आगे आपको क्या लगाना होता है, एक प्रीपोजिशन लगाना होता है, ठीक है। क्या लगाते हैं, एक प्रीपोजिशन लगाते हैं और जोड़नी होती है, यानी कि इसके आगे हम एक प्रीपोजिशन जोड़नी होती है, जैसे कि टू या फॉर, यानी पर मोस्टली हम क्या लगाते हैं, टू ही जोड़ते हैं, लेकिन समटाइम्स फॉर जोड़ते हैं। वो कब लगाते हैं, वो हम एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे सबसे पहले हम क्या देखेंगे, यहाँ पे एक आपको बताती हूँ कैसे बनाएंगे। जैसे हर है, तो हर को यहाँ पे हर है, ठीक है, तो हर को क्या करेंगे हम, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया है, हर का क्या कर देंगे, इसको सब्जेक्ट की जगह पे हम रखेंगे। तो हर का क्या हो जाएगा, हर यहाँ पे फीमेल है, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, शी कर देंगे। हर का क्या हो जाएगा, शी। अब क्या लिखा है यहाँ पे, आस्ट है, क्या है ये, आस्ट क्या है, किस में है, ये सेकेंड फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। तो सेकेंड फॉर्म में दिया हुआ है, यानी कि ये पास्ट टेंस में भी है, और शी क्या है, सिंगुलर है। तो आपको पता है कि जब सेकेंड फॉर्म होता है, यानी कि शी हो सिंगुलर, तो उसके साथ ये पास्ट टेंस में दिया है, तो हम क्या लगाएंगे, वॉस ने तो वर लगाएंगे। तो वॉस कब लगता है, जब सिंगुलर होता है, और वर कब लगता है, जब प्लूरल होता है। तो यहाँ पे हम वॉस लगाएंगे, तो शी वॉज। अब यहाँ पे हमने क्या लगाया, एक हेल्पिंग, यहाँ पे हमने जो ऑब्जेक्ट था उसको हमने सब्जेक्ट बना दिया, उसके बाद हमने ऐड क्या किया, हेल्पिंग वर्ब ऐड किया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आता है कि हमें थर्ड फॉर्म लगाना है वर्ब का, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म दिया हुआ है आस, तो थर्ड फॉर्म हम यहाँ पे लगाएंगे, तो आस का आस की हो जाएगा थर्ड फॉर्म, तो हम यहाँ पे आस लिखेंगे, ठीक है। अब क्या बच गया, ये बच गया है, अब क्वेश्चन बच गया है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नीचे एक चीज़ है, वस्तु है, तो यहाँ पे हम उसको लिख देंगे आस्क्ड अ क्वेश्चन। अब यहाँ पे द टीचर दिया, तो टीचर क्या है, यहाँ पे एक सब्जेक्ट है, तो यानी कि उसको हम यहाँ पे एजेंट बना देंगे, तो आस्क अ क्वेश्चन बाय द टीचर आ जाएगा। समझ में आया कैसे बनाया हमने? अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो है अभी हम नेक्स्ट बनाएंगे, यानी कि पहले हमने हर लिया था, ठीक है, यानी कि हर जो इस ऑब्जेक्ट को अभी हम यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उसको हमने सब्जेक्ट बनाया। समझ में आया? तो अब हम क्या करेंगे, अ क्वेश्चन है, ठीक है, तो अगर हमें अ क्वेश्चन को सब्जेक्ट लाना होता है तो क्या चेंज होता है, उसको एक वक्त आपको उस वक्त को आपको करना होता है, यानी कि जैसे ये अ क्वेश्चन है तो अ क्वेश्चन हम पहले लिख देंगे, ठीक है, अ क्वेश्चन हमने पहले लिखा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट है उसको हमने सब्जेक्ट तो बना लिया, तो यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो हेल्पिंग वर्ब अ क्वेश्चन क्या है, ये एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट एक सिंगुलर है, इसलिए हम यहाँ पे वॉज का ही यूज़ करेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब लगा दिया। फिर हम थर्ड क्या है स्टेप, अब हमें थर्ड फॉर्म में करना है, तो आस्क का तो आस्क ही रहेगा थर्ड फॉर्म, क्योंकि आस्क यहाँ पे सेकंड फॉर्म दिया है और थर्ड फॉर्म इसका आस्क्ड ही रहता है, तो वॉज आस्क्ड आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पे हर दिया हुआ है ना, तो क्या हो जाएगा कि अब हर यहाँ पे रह गया, तो अब इसका यूज़ करेंगे, टू लगाएंगे, टू का यूज़ करेंगे, टू हर बाकी एज इट इज़ लिख देंगे हम, ठीक है। यानी कि हर है तो हर से पहले हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे एक प्रीपोजिशन लगा देंगे, ठीक है। यानी कि जैसे मैंने आपको पहले बताया था, टू ने तो फॉर लगता है, पर ज़्यादातर हम क्या मतलब यहाँ पे हम टू का ही यूज़ करेंगे, तो टू हर हो जाएगा, ठीक है, टू हर हो गया। अब बाद में हम क्या लगा देंगे, एजेंट लगा देंगे, यानी कि बाय द टीचर आ जाएगा। समझ में आया आपको? यानी कि ये क्या था, ये एक सजीव था, तो सजीव को कैसे हम सेंटेंस ये पैसिव में बनाते हैं, और ये एक शी, यानी कि हर का शी कर दिया हमने, और ये जो यानी कि हमने इनडायरेक्ट को बनाया था पैसिव में, फिर हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी बनाया था। समझ में आया? एक अ क्वेश्चन, यानी कि यहाँ पे हमने अ क्वेश्चन लिया हुआ है, ठीक है। तो जब हम सजीव यानी कि जो निर्जीव होता है उसको जब हम पैसिव में चेंज करते हैं, तो हम क्या करते हैं, सजीव के आगे क्या ऐड करते हैं, टू का ऐड करते हैं, यानी कि प्रीपोजिशन ऐड करते हैं, ठीक है।
अब हम नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे नेक्स्ट यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, आई हैव सेंट हिम एन इन्विटेशन। तो अब यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, उनका एक ऑब्जेक्ट देखेंगे, ठीक है। आई हैव सेंट हिम एन इन्विटेशन का मतलब क्या होता है कि मैंने उसे निमंत्रण दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे आएगा कि मैंने किसको निमंत्रण दिया, तो मैंने हिम को दिया, यानी कि उसको दिया, तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। अब मैंने उसको क्या दिया उसे, तो हमने आ जाएगा इनविटेशन, यानी कि ये भी एक ऑब्जेक्ट हो गया। अब जो हिम है ये एक इंसान है के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा इनडायरेक्ट। और यहाँ पे एक चीज़ या वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, हमारा भी अभी उसको पैसिव में बनाएंगे। तो जब हम किसी यानी कि जो एक सेंटेंस में यहाँ पे दोनों दिया हुआ है, डायरेक्ट भी ऑब्जेक्ट दिया हुआ है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ है, एक्टिव वॉइस में दिया है। और जब हम इसको चेंज करते हैं पैसिव में, चाहे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे हम, रिटेन्ड ऑब्जेक्ट भी बोला जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका सेंटेंस बनाते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, जो इंसान होता है ना, जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको हम पहले चेंज करेंगे। अब यहाँ पे हिम है, तो हिम का यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो ऑब्जेक्ट उसको सब्जेक्ट बनाएंगे, तो हिम का यहाँ पे हो जाएगा ही, ठीक है। तो अब यहाँ पे हो जाएगा ही हो गया, ठीक है। अब सेकंड क्या है कि हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है। अब यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे हैव सेंट दिया हुआ है, तो हैव सेंट यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। क्या हो गया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया है। तो हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, यहाँ पे क्या हो गया, ही है, तो आई के साथ तो हम हमेशा हैव लगाएंगे, पर यहाँ पे ही के साथ क्या लगेगा, हैज़ लगेगा। और यहाँ पे आपको पता है कि रूल क्या होता है कि हम इसको हैज़ बीन लगाते हैं या हैव बीन लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा ही हैज़ बीन, ठीक है, क्योंकि ही के साथ हम क्या लगाएंगे, हैज़ लगाएंगे, ठीक है। सिंगुलर इसलिए हम यहाँ पे हैज़ लगाएंगे, ओके, और बीन लगाएंगे क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट में है इसीलिए। तो ही हैज़ बीन आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, ही हैज़ बीन, अब यहाँ पे हम लगाएंगे फॉर्म, यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब यहाँ पे सेंट है, सेंट का यहाँ पे थर्ड फॉर्म दिया ही हुआ है ऑलरेडी, तो हम यहाँ पे सेंट का सेंट ही लिखेंगे, ठीक है। अब सेंड लिख दिया। अब क्या बचा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि ये एन इन्विटेशन है, तो एन इन्विटेशन हम ऐसे ही लिख देंगे, एन इन्विटेशन, ठीक है, एन इन्विटेशन। और फिर बाद में जो सब्जेक्ट, यानी कि जो सब्जेक्ट है उसको हम एजेंट बना देंगे। आई का क्या हो जाएगा यहाँ पे, मी, तो बाय मी आ जाएगा। समझ में आया। अब वैसे ही हम नेक्स्ट बनाते हैं। ये ही क्या हुआ, ये हुआ है सजीव का सेंटेंस बनाया, यानी कि इनडायरेक्ट का सेंटेंस बनाया। अब हम डायरेक्ट का बनाएंगे, यानी अभी एन इन्विटेशन हम पहले लिखेंगे। ये एक निर्जीव है, तो एन इन्विटेशन हम पहले लिखेंगे। तो एन इन्विटेशन यहाँ पे भी सेम आएगा। ये भी एक सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, एक चीज़ है, वस्तु है, और वो एक सिंगुलर है, इसलिए हम हैज़ बीन लगाएंगे, ठीक है, हैज़ बीन। अब उसके बाद हम क्या ऐड करेंगे, थर्ड फॉर्म ऐड करेंगे, तो सेंट। अब यहाँ पे क्या है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, हिम बच्चा है ना, हिम, तो हम यहाँ पे एक सर्जीव है। ये निर्जीव का जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो सर्जीव से पहले हम क्या लगाएंगे, एक प्रीपोजिशन लगाएंगे, ठीक है, यानी टू या फॉर लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लगाएंगे टू हिम, क्या लगाया, टू लगाया, टू हिम, और फिर बाद में हम आई है तो उसको वही रख देंगे, बाय मी, यानी कि उसको हम एजेंट बना देंगे, ठीक है, यानी जो सब्जेक्ट है उसको हम एजेंट बना देंगे, तो बाय मी आ जाएगा। समझ में आया आपको कैसे किया हमने। अब वैसे ही अभी हम तीसरा भी एग्जांपल देखते हैं। मिस्टर शिखावत टीचेस अस जियोग्राफी, ठीक है, तो अब यहाँ पे भी हम वही करेंगे। तो मिस्टर शिखावत है, उन्हें क्या पढ़ाते, हमें क्या पढ़ाते हैं, ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे क्या पढ़ाते हैं, ज्योग्राफी, ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और किसे और किसको पढ़ा रहे हैं, हमें पढ़ा रहे हैं, तो अस क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब वैसे हम पहले बनाएंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का सेंटेंस बनाएंगे। तो अस का क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे टीचेस है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, फिफ्थ फॉर्म आ रहा है, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ई एस लगा है, ठीक है। अब ई एस लगा है तो यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस दिया है, तो वी है, तो वी के साथ आपको हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो अब हमने तो सबसे पहला स्टेप तो कर लिया है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया है। दूसरा स्टेप आता है हेल्पिंग वर्ब लगाना।
तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में ई एस दिया हुआ है, तो यहाँ पे वी के साथ क्या है, वी एक प्लूरल होता है फॉर्म, तो वी के साथ हम क्या लगाएंगे, आर, वी आर। और यहाँ पे टीच, फिर तीसरा थर्ड स्टेप आता है कि उसको थर्ड फॉर्म में चेंज करना है। यहाँ पे टीचर्स प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में दिया, तो उसको थर्ड फॉर्म में क्या हो जाएगा, टॉट। तो वी आर टॉट। अब यहाँ पे क्या बचा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बचा है ना, ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी हम लिखेंगे वी आर टॉट ज्योग्राफी। ओके, वी आर टॉट ज्योग्राफी। फिर यहाँ पे क्या लिख देंगे, सब्जेक्ट है तो उसको एजेंट बना देंगे, बाय मिस्टर शेखावत। समझ में आया आपको। अब वैसे अभी हमने यहाँ पे क्या लिया था, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिया था, यानी कि सरजीव लिया था ऑब्जेक्ट। अब हम निर्जीव का लेंगे, यानी कि यहाँ पे ज्योग्राफी लेंगे। तो ज्योग्राफी है यानी कि ऑब्जेक्ट, उसको हम सब्जेक्ट बना लेंगे, तो ज्योग्राफी का ज्योग्राफी आएगा। अब यहाँ पे क्या है कि ज्योग्राफी एक चीज़ है या वस्तु है और ये सिंगुलर फॉर्म में है, तो इसलिए हम ईस लगाएंगे। तो ईस लगाया, हेल्पिंग वर्ब लगाया, इसके बाद थर्ड फॉर्म लगाएंगे टॉट, तो टॉट ही रहेगा थर्ड फॉर्म में। तो इस टॉट, अब यहाँ पे क्या है, अस है, यानी कि यहाँ पे सजीव दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, टू अस, बाय, टू लगाएंगे और अस लगा दो, बच गया वो हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, टू अस। पर यहाँ पे मैंने बताया था कि इंडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले हम लगाएंगे टू या फॉर, फिर बाय मिस्टर शेखावत। समझ में आया आपको, पता चल रहा है। तो वैसे ही हम सब्जेक्ट को यहाँ पे एजेंट बनाना है अब, ठीक है। अब नेक्स्ट है, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है यहाँ पे, द ग्रैंड मदर टोल्ड मी अ स्टोरी। अब यहाँ पे क्या बताया है कि ग्रैंड मदर ने मुझे एक कहानी सुनाई। तो यहाँ पे क्या है कि अब यहाँ पे ग्रैंड मदर ने क्या सुनाई, एक स्टोरी सुनाई, तो ये हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसको सुनाई, मुझे सुनाई, तो मी हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। समझ में आया। अब हम इसे बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं, पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये सरजीव को लेंगे, यानी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लेंगे, तो मी का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड क्या करेंगे, हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो यहाँ पे टोल्ड दिया हुआ है और ये पास्ट टेंस है, और आई के साथ हम क्या लगा देंगे, वॉस ने, तो वर लगेगा, तो आई एक सिंगुलर फॉर्म इसलिए वॉस लगाया है। और फिर थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, तीसरा स्टेप थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, तो टोल्ड का टोल्ड ही रहेगा, ठीक है। तो आई वॉज टोल्ड। अब यहाँ पे क्या बचा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी स्टोरी है, तो आई वॉज टोल्ड अ स्टोरी। इसको जो बचा है वो यहाँ पे लिख देंगे बाय द ग्रैंड मदर आ जाएगा, यानी कि हम यहाँ पे बाय का प्रीपोजिशन लगा देंगे, तो बाय द ग्रैंड मदर, ठीक है। समझ में आया, यानी कि जो सब्जेक्ट है उसको हम एजेंट बना देंगे लास्ट में, ठीक है। अब नेक्स्ट है, यहाँ पे हमने आई का यूज़ किया है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का बनाया, अभी हम निर्जीव का बनाएंगे, यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का सेंटेंस बनाएंगे। तो अ स्टोरी पहले लिखेंगे, अ स्टोरी, तो अ स्टोरी के बाद हम वही लगाएंगे, एक चीज़ या वस्तु है, सिंगुलर फॉर्म में दिया है तो वॉस आ जाएगा। फिर हम उसके बाद लगाएंगे थर्ड फॉर्म, यानी टोल्ड हो जाएगा, ठीक है। अ स्टोरी, अब यहाँ पे क्या दिया है, मी दिया है, तो टू लगा देंगे। जब भी हम निर्जीव बनाते हैं तो हम उसको सरजीव को पहले क्या लगाएंगे, टू लगा देंगे, यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर हमने निर्जीव को प्राथमिकता दे रहे हैं तो सरजीव को भी हम कुछ देना पड़ेगा, यानी कि टू या फॉर हमें लगाना ही पड़ेगा। याद रखना, ये एक ट्रिक है, ठीक है। तो टू मी आ जाएगा, ठीक है, और फिर बाय द ग्रैंड मदर। समझ में आया आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट हम एक और सेंटेंसेस देखते हैं। ये अभी यहाँ पे हमने टू का यूज़ किया था, अभी हम फॉर का भी यूज़ करेंगे कि फॉर के कहाँ पे यूजेस आते हैं, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं, हाँ जी। तो अब यहाँ पे है, अब फॉर का यूज़ कैसे करेंगे, जैसे माई फादर बाउट मी अ स्कर्ट। बाउट यानी कि यहाँ पे क्या है, बाय और ब्रिंग, यानी कि यहाँ पे बाय का, जब भी बाय और ब्रिंग आए
तब हम क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। ठीक है, यानी कि जो भी सजीव होगा तो सजीव से पहले हम क्या लगाएंगे, फॉर ही लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि मेरे पापा जो है क्या खरीद के लाए, एक स्कर्ट खरीद के लाए। ठीक है, मेरे लिए। अब यहाँ पे क्या खरीद के लाए, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। किसके लिए लाए, तो मेरे लिए लाए, तो यहाँ पे मी हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब जैसे आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का तो पता ही है, मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का बताती हूँ सेंटेंस। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या आएगा, अ स्कर्ट, तो अ स्कर्ट हम पहले लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या लगाएंगे, हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आप देख रहे हो कि बाउट है, बाय का फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, सेकंड फॉर्म दिया है तो हम इसको थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। अब बाउट है तो ये पास्ट टेंस में दिया हुआ है, और अ स्कर्ट यानी सिंगुलर है, एक चीज़ है, एक वस्तु है, तो यहाँ पे वॉस हो जाएगा। थर्ड फॉर्म में करेंगे तो बाउट का बाउट रहेगा, तो वॉस बाउट। तो अब अ स्कर्ट वॉस बाउट, अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि मी है। ठीक है, अब मी जो है यहाँ पे एक सजीव है, यानी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब जब भी बाय आए या ब्रिंग आए, यानी बाउट या ब्रॉट आए, तो इससे पहले एक प्रीपोजिशन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, हमने पहले टू या मी लगाया था, पर जब भी बाय और ब्रिंग का कोई फॉर्म सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म में आए, बाउट आए या ब्रॉट आए, तो हम यहाँ पे फॉर का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, फॉर का यूज़ करेंगे। तो फॉर मी आ जाएगा, जो बच्चा है उसको हमने आगे क्या लगाया, फॉर लगाया है। ठीक है, और बाय माय फादर। समझ में आया आपको कि मैंने क्या किया। अब टू हम यानी कि यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि टू जब हम कब लगाते हैं, कि जब यानी कि कोई एक सिंपल यानी जब बाय और ब्रिंग नहीं होता है, या बाउट या ब्रॉट नहीं होता, तो हम फॉर लगाते हैं। ठीक है, तो अब जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, जैसे अभी हमने जो प्रीवियस जो सेंटेंसेस की उसमें हमने टू का यूज़ किया। क्यों टू का यूज़ किया, क्योंकि वहाँ पे कोई बाय या ब्रिंग का कोई सेकंड या थर्ड फॉर्म नहीं दिया हुआ था, इसलिए हमने वहाँ पे टू का यूज़ किया है। पर यहाँ पे बाय और ब्रिंग का सेकंड और थर्ड फॉर्म दिया हुआ है, तो इसलिए हमने यहाँ पे आगे फॉर का यूज़ किया है। ठीक है, तो इसे याद रखना, जब भी बाय और ब्रिंग आए तो हम फॉर ही लगाएंगे। ठीक है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। ठीक है, जब भी हम यहाँ पे एक निर्जीव का सेंटेंस बना रहे हो, यानी डायरेक्ट सब्जेक्ट बना रहे हो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, तब हम सजीव से पहले क्या लगाएंगे, प्रीपोजिशन फॉर का यूज़ करेंगे। पर कब लगाएंगे, बाय और ब्रिंग का सेकंड या थर्ड फॉर्म यानी बाउट या ब्रॉट दिया हो तो फॉर लगाएंगे। अब हम यहाँ पे देखते हैं दूसरा सेंटेंस, लक्षित ब्रॉट हर अ गिफ्ट, यानी लक्षित मेरे लिए क्या लेकर आया, ये तो खरीदा था, बाउट खरीदा, पर क्या लेकर आया, तो मेरे लिए गिफ्ट लेकर आया। क्या लेकर आया, अ गिफ्ट, तो गिफ्ट हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसके लिए लाया, उसके लिए, तो हर हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी इंसान के बारे में, तो इंसान को हम पहले प्रेफरेंस देंगे, तो हर है तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट में क्या कर देंगे, शी हो जाएगा। ठीक है, ब्रॉट है यानी कि हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो ब्रॉट दिया हुआ है और ये पास्ट टेंस फॉर्म में दिया है, शी के साथ यहाँ पे सिंगुलर है तो वॉस लगाएंगे। तो ब्रॉट का थर्ड फॉर्म में करेंगे, तो शी वॉस ब्रॉट अ गिफ्ट बाय लक्षित। ठीक है, अब दूसरा सेंटेंस क्या है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का बनाएंगे, यानी कि हम ये निर्जीव का बनाएंगे, तो अ गिफ्ट पहले हम लिख देंगे। ठीक है, अ गिफ्ट ये भी एक चीज़ और वस्तु है, सिंगुलर फॉर्म में है, तो वॉस लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, और थर्ड फॉर्म में करेंगे तो ब्रॉट का ब्रॉट रहेगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे एक सजीव दिया हुआ है, सजीव दिया हुआ है आपको, हर दिया हुआ है, तो हर से पहले हम क्या लिखेंगे, और ब्रॉट है। ठीक है, बिंग और ब्रॉट, यहाँ पे ब्रॉट का सेकंड और थर्ड फॉर्म दिया हुआ, इसलिए हम फॉर का यूज़ करेंगे, तो फॉर हर आ जाएगा बाय लक्षित, और जो सब्जेक्ट है उसको हम एजेंट बना देंगे लास्ट में। ठीक है, समझ में आया, यानी आपको याद रखना है कि जब भी बाय और ब्रिंग आए तो उसके आगे जब भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले हम क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। समझ में आया। अब हम लास्ट सेंटेंस देखते हैं, मानव इज सेंडिंग हिज सिस्टर लेटर्स, मानव क्या भेज रहा है,
मानव जो है वो भेज रहा है अपनी सिस्टर को, एक पत्र भेज रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या भेज रहा है, लेटर्स। तो लेटर्स हो गया, यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। किसे भेज रहा है, किसको, तो ही सिस्टर हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। समझ में आया। तो अभी हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का बनाएंगे। जो इंसान है उसको हम पहले ये प्रेफरेंस देंगे। तो ही सिस्टर पहले आएगा। तो ही सिस्टर, अब हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब ऐड करेंगे। अब यहाँ पे देख रहे हो इज सेंडिंग दिया हुआ है। इन सेंडिंग क्या हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो गया, है ना। आईएनजी दिया हुआ है, आईएनजी दिख रहा है ना, आईएनजी दिया हुआ है, तो यानी कि प्रेजेंट, और ईज है। तो ईज है मार कब लगता है, प्रेजेंट टेंस में, यानी कि जब प्रेजेंट टेंस में लगता है तो आईएनजी के साथ दिया हुआ, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस है, ठीक है। जब अब ऐसा दिया हो तो हम क्या लगाएंगे, ही सिस्टर के साथ हम उसको इज बीइंग लगाएंगे। क्या लगाएंगे, इज बीइंग लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इज बीइंग लगाया, हेल्पिंग वर्ब लगाया। अब हम उसको थर्ड फॉर्म में करेंगे, ठीक है, थर्ड फॉर्म में करेंगे, थर्ड स्टेप। तो सेंडिंग दिया हुआ है तो उसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, सेंट। तो इज बीइंग सेंट लेटर्स, जो बच्चा है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट उसको हम यहाँ पे लिख देंगे लेटर्स बाय मानव, यानी कि जो सब्जेक्ट है उसको हम एजेंट बना लेंगे, बाय मानव। समझ में आ रहा है। अब इसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी निर्जीव, जो निर्जीव है उसको पहले लिखेंगे। तो लेटर्स है, ठीक है। अब लेटर्स क्या है, एक चीज़, एक वस्तु है। ये प्लूरल फॉर्म में दिया है क्योंकि लास्ट में एस लगा है, तो प्लूरल फॉर्म हो गया। तो हम लिखेंगे यहाँ पे आर, तो आर बीइंग आ जाएगा, ठीक है। आपको पता होगा, जब भी हमने रूल्स पढ़े होंगे कि जब भी हम एक्टिव टू पैसिव करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस को, तो हम उसको क्या लगाते हैं, बीइंग लगाते हैं, आर बीइंग का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो लेटर्स आर बीइंग सेंट, थर्ड फॉर्म लगाया सेंट। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेंट। अब यहाँ पे कोई बाय या ब्रिंग का सेकेंड और थर्ड फॉर्म नहीं दिया है, तो इसलिए हम लिखेंगे टू हिज सिस्टर बाय मानव। समझ में आया आपको। यहाँ पे हमने टू का यूज़ किया है, किसका यूज़ किया है, टू का यूज़ किया है। तो यहाँ पे कोई बाय और ब्रिंग नहीं दिया, इसलिए हमने टू का यूज़ किया है। यानी कि जो सजीव है, सजीव को यानी कि इसको कुछ देना ही पड़ेगा, तो हमने क्या दिया, टू दिया है। पर जब बाय और ब्रिंग का सेकेंड और थर्ड फॉर्म आए या बाय ब्रिंग भी आए, तो हम क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। समझ में आया आपको, पता चला। तो ये है आपका टॉपिक, यानी कि मैं आपको फिर से समझा देती हूँ कि जब भी हम निर्जीव बनाते हैं, यानी कि यहाँ पे अ स्कर्ट, अ गिफ्ट, अ लेटर्स, ठीक है, और फिर यहाँ पे था आपका अ क्वेश्चन, एन इन्विटेशन, जियोग्राफी, फिर यहाँ पे नीचे दिया है अ स्टोरी। यानी कि जब भी कोई भी एक निर्जीव वस्तु होगी, तब हम उसको सजीव वस्तु के आगे क्या लगाएंगे, प्रीपोजिशन टू लगाएंगे या फॉर लगाएंगे। फॉर कब लगता है, बाय और ब्रिंग, या उसके सेकेंड और थर्ड फॉर्म दिया होगा ब्राउट या ब्रॉट, तब हम फॉर लगाएंगे, यानी, ठीक है। समझ में आया आपको। और जब वो ना दिया हो तो हम टू का यूज़ करेंगे। समझ में आया अभी आपको सेंटेंसेस कैसे मैंने बताया। तो ये था आपका टॉपिक, ठीक है, जो आज कवर हो गया। यानी कि इसे कहते हैं व्हेन एक्टिव वॉइस हैज़ टू ऑब्जेक्ट्स। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा जो मैंने अभी समझाया है। नहीं समझ में आया तो ये वीडियो आप एक दो बार देखो और समझो अच्छे से, ठीक है। थैंक यू।